हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ अंकित सर, योर केमिस्ट्री मेंटोर फ्रॉम कोटा राजस्थान। देखो बेटा, हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात कर लिया था फ्लाइंग वेज फिशर प्रोजेक्शन की बात कर ली थी कि फिशर प्रोजेक्शन में आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में आर एंड एस कैसे निकालते हैं। मैंने फिशर फ्लाइंग वेज का एक कंसेप्ट कर लिया था कि अगर हमारा जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो ब्रोकन वेज पर आता है तो हम कैसे करते हैं। लेकिन अगर ब्रोकन वेज पर नहीं आएगा तो मैंने बोला था इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा आज के लेक्चर में कि फिशर से हम फ्लाइंग वेज से फिशर में कैसे ले जाते हैं। तो केस नंबर 2 आएगा, उसके अंदर राइट डाउन केस नंबर 2, इफ लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, if lower priority group are in are sorry is लगेगा is not in broken ways। अगर वो हमारा ब्रोकन वेज पर नहीं होगा बेटा तो फिर कैसे करेंगे? क्लियर? अगर ब्रोकन वेज पर नहीं होगा तो कैसे करेंगे? देखो, नोट करो इसको जरा। तो फिर हम क्या करेंगे इस केस में? हम फ्लाइंग वेज से फिशर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर फिशर में तो निकालना मुझे आता ही है, तो क्या करेंगे? देन वी कन्वर्ट फ्लाइंग वेज टू फिशर प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज टू फिशर प्रोजेक्शन। देखो कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो बेटा, जैसे मान लिया ये हमारा एक कार्बन एटम है, इससे एक लगा है COOH ग्रुप, दूसरा हमारा ये OH ग्रुप है, फिर यहां H है और यहां पर NH2 है। देखो बेटा, अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 देंगे। अब जो हमारा लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमारा कहाँ है? बोर्ड के प्लेन पर है, ब्रोकन वेज पर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे बेटा? बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए यहां पर, क्योंकि अगर आपको ये करना नहीं आया बेटा तो आपको कोई भी सिखा नहीं पाएगा, किसी वीडियो लेक्चर्स में आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि इतना किसी के अंदर दम नहीं होता है चीजों को ट्रिक के साथ बताने का। क्लियर है? आप मेरे पास आए हो, आपको बेहतर से बेहतर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और लेंथी मतलब डिटेल में कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। देखो बेटा, एक चीज समझो, फिशर में ये आपका वर्टिकल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल। आपके पास सिंगल काइलर सेंटर वाला सिस्टम है तो सिंगल एक ये बनाएंगे। अब देखो, सबसे पहले जो भी हमारा ब्रोकन वेज पर होता है उसको हम उठा के नीचे रख देते हैं, बॉटम पर उठा के नीचे रख दो। ओके, अब देखो ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज। और ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। आप कोई एक चूज कर लो। अगर आप क्लॉकवाइज चूज करना चाहते हो तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, तो क्लॉकवाइज देखो ये आपने लिख लिया। अगर आप ये लेना चाहते हो तो चलो शुरू करो, COOH ये ऐसे लिखो, NH2 और H। अगर आप ऐसे लेना चाहते हो क्लॉकवाइज तो पहले NH2 लिख देना यहां पर फिर H लिखना, फिर COOH लिखना। इस तरह लेना चाहते हो तो यहां H लिखना, यहां COOH और यहां पर NH2 लिखना। नंबरिंग करो, 1 2 3 4। हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है, कैसे चलेंगे? 3 से 2 2 से 1 चलेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा? R आएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? R। चलो मैं इसको अब दोबारा दूसरे तरीके से बता देता हूं। OH को आप पहले नीचे लिख लो। चलो ऐसे लेके चलते हैं, NH2 ले लें पहले, इधर NH2 H और फिर COOH। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर हो गया तो मतलब कंसेप्ट गलत है। 1 2 3 और 4 कैसे चलेंगे? 1 से 2 2 से 3 चलेंगे, क्योंकि क्या है बेटा? हमारा वर्टिकल पर है। इसका मतलब ये भी क्या है? R है। आप देख लो, चाहे जैसे करो, क्या आएगा? R। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इस एग्जाम्पल का R आएगा। ठीक है, अच्छा अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक। देखो, कार्बन OH OCS3
NHCS3 और यहां पर NH2। अगर आप नंबरिंग दोगे बेटा तो नंबर 1 किसको दोगे, इसे, 2 इसे, 3 इसे और 4 इसे। मतलब लोअर प्रायोरिटी ग्रुप ब्रोकन पर नहीं आ रहा तो फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। मैंने क्या ट्रिक बताई है कि ब्रोकन वाले को उठा के सबसे नीचे रख लो पहले, तो NHCS3 को आप पहले नीचे रख लो। ओके, फिर आप क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज ये होती है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज, चाहे जैसे चलो आप वैसे ही उसी सीक्वेंस में रखते जाना। पहले चलो, अगर तुमने ये चले ऐसे चले तो पहले NH2, फिर आपका OH है और फिर आपका OCS3 है। ओके, चलो नंबरिंग करते हैं। नंबर 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे, 3 इसे और 4 इसे। हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है, कैसे चलोगे, 3 से 2, 2 से 1, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R आएगा। क्या आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, R आएगा। क्लियर है? तो ये होती है ट्रिक, शानदार ट्रिक फ्लाइंग वेव से फिशर में कन्वर्ट करने की। एग्जांपल जल्दी से नोट करो। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो देखो, अगर मान लिया कि 2 कायरल सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, कितने का, 2 का आ गया। कैसे, एग्जांपल देखो। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन आया एक, CHO CS2OH OH H CS3 और H, इस तरीके से लिख लिया। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो। ओके, 2 कायरल सेंटर हैं, इसको ऊपर वाला मान लो, इसको नीचे वाला मान लो। 2 कायरल सेंटर के लिए ये ड्रॉ करो। ओके, तो सबसे पहले जो इस लाइन में, जो प्लेन में है लाइन, इससे जो ग्रुप लगे उन्हें लिख दो ऊपर नीचे। तो यहां पर CHO और यहां पर CH2OH लिख दो। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां खड़े हो जाओ। यहां जब खड़े होगे तो आप देखोगे लेफ्ट में कौन है, यहां खड़े हो। यहां खड़े होने पे तुम्हें क्या दिखेगा कि इस पर अगर आप खड़े हो जाओगे इस लाइन पे, तो लेफ्ट में कौन है, OH, और राइट में कौन है, H। तो लेफ्ट में OH लिख दो और राइट में कौन लिख दो, H। अब यहां पे खड़े हो, लेफ्ट में कौन है, H है, और राइट में कौन है, CS3 है। तो लेफ्ट में H है और राइट में कौन है, CS3। बस आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको आता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब ये सभी कॉन्सेप्ट्स ही हैं बेटा। अब देखो, जैसे एग्जांपल है आपके पास, जैसे आपका ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या है, ये A लगा हुआ है, इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, B लगा हुआ है, इस कार्बन से X लगा हुआ है और इस कार्बन से आपका Y लगा हुआ है। आपको ड्रॉ करना है फिशर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बनाओ। जैसे लिखा है एज इट इज वैसे ही इसको नोट कर दो, X Y B और A, वैसे ही बिल्कुल डिक्टो आपको लिख देना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, आपको बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं बेटा। ऐसे ट्रिक आपको पूरे पूरे लेक्चर्स कहीं भी देख लो, किसी के भी देख लोगे, आपको नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर है? देखो अगला एग्जांपल 2 कायरल सेंटर का देख लेते हैं। चलो
जैसे मान लिया ये X, ये कार्बन है, ये Y, फिर ये Z, ये कोई M ले लो, उसके बाद ये A हो गया और ये आपका B हो गया। इसको आपको फिशर में लिखना है तो सिंपल है, ड्रॉ करो इस तरीके से, ऊपर नीचे A और B लिखो, इधर Y लिखो, इधर X, इधर M और इधर Z लिखो, बन गया। तो ये आपका हो गया फ्लाइंग वेज से फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनका हम RS कैसे निकालते हैं। अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं टॉपिक की वो है हमारा मेसोमर। इसको जल्दी से नोट करते हैं, बात करते हैं मेसोमर की। नोट डाउन। देखो बेटा, बात है मीजोमर्स क्या होते हैं। हेडिंग पड़ेगा मीजोमर्स। देखो मेसोमर्स क्या होते हैं, मैं आपको क्लियर बताऊं। देखो सबसे पहली बात, जो मेसोमर्स होते हैं वो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का सबसे बड़ा रीजन जो होता है, उनमें कोई ना कोई एक सिमेट्री पाई जाती है। मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, लेकिन अगर कायरल सेंटर होने के बावजूद उसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है और उसे बोलते हैं मीजोमर्स बोलते हैं। अच्छा, मीजोमर को कंपेयर करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे एनेंशियोमर में हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल में देखते हैं कि ये एनेंशियोमर है कि नहीं, मीजोमर एक ही मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, जो मीजोमर्स होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और ये पीपीएल को रोटेट नहीं करते क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्योंकि ये इनका नेचर कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्लियर? अब देखो बेटा, मीजोमर कैसे होते हैं। सबसे पहली बात, ये कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। ड्यू टू किसकी वजह से? एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। कोई भी अगर सिमेट्री प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, हमारा मीजोमर हो जाता है। तो इन दो रीजन की वजह से। अच्छा, तीसरी चीज, मीजोमर होने के लिए उस मॉलिक्यूल में कम से कम दो कायरल सेंटर होना का, बाद में भले कायरल हो जाएंगे लेकिन दो होने चाहिए। रिक्वायर्ड एटलीस्ट two chiral center in molecule, उस कायरल सेंटर में कम से कम दो, उस मॉलिक्यूल में कम से कम दो कायरल सेंटर। एग्जांपल देखो, सबसे बेहतर एग्जांपल आपको देता हूं, आपको बहुत बाकायदा समझाता हूं। COOH HOH HOH और COOH। देखो बेटा, अभी आप कहोगे सर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कायरल है, लेकिन बेटा अगर आप इसमें कोई प्लेन डालोगे, अगर आपने इसमें कोई प्लेन डाला, तो जब प्लेन डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल। मतलब जो इसकी मिरर बनेगी वो इसका COOH इसमें सुपर इम्पोज, H इसमें सुपर इम्पोज, OH इसमें OH सुपर इम्पोज कर जाएगा। मतलब कैसा बनेगा, ये कौन सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो सुपर इंपोज कर जाएगी। मतलब ये टू इक्वल हाफ पार्ट में कट रहा है, मतलब टू इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें सिमेट्री आ रही है। और सिमेट्री होने की वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, ये मेसोमर। इसको दूसरे से किसी से कंपेयर करके मेसोमर नहीं बताना, एक ही मॉलिक्यूल में आता है। ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या होती है, अगर दो कायरल सेंटर हैं, किसी एक का कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन R आता है, अगर ये क्लॉकवाइज है और दूसरे का S आए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 50% क्लॉकवाइज बेटा और ये 50% एंटी क्लॉकवाइज। नेट रोटेशन कितना होता है, 0 हो जाता है। और नेट रोटेशन 0 होने का मतलब होता है वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ये हमारा मेसोमर है।
ये कंपाउंड कैसा है, ये हमारा बेटा मेसोमर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चलो जैसे OH Br, OH और Br। अब देखो बेटा, इस आपको पता है इसमें 2 कायरल सेंटर हैं, लेकिन आपने इसमें एक बीच से प्लेन कट किया। जैसे ही आपने इसमें एक प्लेन डाला तो आपने ये देखा कि ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब इसकी जो मिरर इमेज है ये इस पर सुपर इंपोज कर जाएगी, क्योंकि दोनों OH का प्लेन सेम है, दोनों Br का प्लेन सेम है। ठीक है, इसका मतलब अभी तक हम जो इनको कायरल सेंटर बोल रहे थे, अब ये क्या हो जाएंगे, अकायरल हो जाएंगे, और ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब ये क्या कहलाएगा, मीजोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीजोमर कहलाएगा। आई बात समझ में। तो मीजोमर होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, अगर वो कंपाउंड में कम से कम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, बाद में अकायरल हो जाते हैं, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका मतलब कंपाउंड कैसा हो गया, ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और ये क्या करेगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। डज नॉट रोटेट PPL, डज नॉट रोटेट PPL, प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट नहीं कर पाएगा। आई बात समझ। देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। कहने का मतलब अगर इस तरीके का है A X X Y Y, तो अगर आप यहां पर बीच से कोई प्लेन डालोगे तो इस तरह का अगर कंपाउंड है हमारा, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये हमारा मेसोमर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, मेसोमर कहलाएगा। मेसोमर का मतलब कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब इसके पास कैसे सेंटर होंगे, अब अकायरल सेंटर्स होंगे। कैसे होंगे बेटा, अकायरल सेंटर होंगे। मतलब ये PPL को रोटेट डज नॉट रोटेट PPL, ये PPL को रोटेट नहीं करेगा क्योंकि ये इसके पास ऑप्टिकल एक्टिव की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये होते हैं हमारे मेसोमर्स। को कह सकते हो दोज मॉलिक्यूल विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एनी टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड मेसोमर्स कहलाते हैं। इक्वल, क्लियर है, मतलब इसमें जो मिरर रिलेशन होता है वो इक्वल हाफ में कट जाता है। एनेंशियोमर्स में क्या होता है, वो इक्वल हाफ में नहीं कट होता है, मतलब उसकी जो मिरर बनती है वो सुपर इंपोज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब हम बात करेंगे, इसका अगला टॉपिक है डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। तो आप जरा इसको नोट कर लो, दिन आगे बात करते हैं। देखो बेटा, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। देखो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर ये क्या होते हैं, ये वो आइसोमर्स होते हैं, ये वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनमें कोई भी नॉन मिरर इमेज बनती, मतलब इनका किसी से मिरर से रिलेशन ही नहीं होता। मतलब ये कह सकते हो दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोल सकते हो, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ, लेकिन स्टीरियो होते हैं। दे आर स्टीरियो आइसोमर्स which has no any mirror relation, which have no any type of mirror relation, किसी भी टाइप का इन पे मिरर रिलेशन नहीं होता है। क्लियर, आपको समझाता हूं कैसे, ट्रिक के साथ समझाऊंगा। दूसरा, जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, मतलब सिस ट्रांस कहें या सिन एंटी कहें, तो ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो डायस्टेरियोमर्स। सभी कैसे होते हैं, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा हमारे, ये हमारे डायस्टेरियोमर्स होते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जांपल देके हम बात करें आपसे कि अगर ये हमारा कोई कंपाउंड है XY,
तो जो इसकी मिरर बनेगी, अभी कैसा है, ये सिस है, सॉरी ये सिस है, तो अगर इसका हम ट्रांसफॉर्म बनाते हैं एक्स वाई वाई एक्स, तो जब इसको हम उठा के इसके उस पर रखेंगे, इस पर हम पुट करेंगे सिस ट्रांस को, तो ये क्या करेगा, इसका एक तरफ वाला सुपर इंपोज कर जाएगा लेकिन दूसरी तरफ वाला नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। मतलब इनमें कोई भी मिरर रिलेशन नहीं होता है। आई बात समझ में? जैसे अगर इसको हम बीच में प्लेन कट करें तो कट करने पर सुपर इंपोज नहीं करेगा, आप खुद ही देख लो यार। ठीक है, अगला, अगर अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में कैसे चेक करते हैं डायस्ट्रियोमर कैसे होता है। देखो इनैंशियोमर की मैं ट्रिक बताई थी। तो डायस्ट्रियोमर जो हम लोग चेक करते हैं वो डायस्ट्रियोमर होने के लिए कम से कम कितने कायरल सेंटर होने जरूरी हैं, एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर मस्ट है, एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर मस्ट। और ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में हम इसको कंपेयर करते हैं, तभी बता पाते हैं है कि नहीं। सुनो, 2 मॉलिक्यूल हैं ए और बी, दोनों के पास 2-2 कायरल सेंटर हैं। ठीक है, अगर एक का आर आर आता है, दूसरे का क्या आ जाए, आर एस आ जाए या एस आर आ जाए। अगर एक का एस एस आता है, दूसरे का आर एस आ जाए या एस आर आ जाए, कुछ बेफालतू का आ जाए, कुछ भी आ जाए मतलब बेफालतू का, तो ऐसी कैटेगरी में ये क्या कहलाते हैं, डायास्टीरियो आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं, डायास्टीरियोमर्स कहलाते हैं। अगर मैं तुमसे एग्जांपल देके पूछूं कि आप बताओ जरा कि ये क्या होंगे, इनमें क्या रिलेशन, तो देखना जरा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। Cl Cl, क्लियर। दूसरा एग्जांपल है Cl Cl, A B, और एक C एग्जांपल लेता हूं, Cl Cl C। मैं आपसे पूछूं बिना कॉन्फ़िगरेशन निकाले हुए कि AB AC और BC में क्या रिलेशन है, तो बेटा एक बात समझो। देखो जो ये वाला कायरल सेंटर से क्लोरीन है वो कहां है, अबव द प्लेन है, और इससे कहां है, बिलो द प्लेन है। यहां पर दोनों कहां है, बिलो द प्लेन है। यहां पर ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है। एक बात बताओ, इस वाले कार्बन का मान लिया कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, आर आता है, इसका क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो माय डियर इसका तो एस ही रहेगा लेकिन इसका चेंज हो जाएगा। तो अगर ये आर एस है तो ये एस एस हो जाएगा। तो अगर एक का एस एस और एक का आर एस आता है तो आपस में कैसे होते हैं, डायस्ट्रियोमर। और आप देखो, आप उठा के इसको इसके ऊपर रखोगे तो कोई मिरर रिलेशन ही नहीं बन रहा है। ये तो सुपर इंपोज कर जाएगा, ऊपर वाला नहीं करेगा। ये तो सुपर इंपोज कर जाएगा मेरे बेटे, लेकिन ये वाला नहीं करेगा। आप देख लो कि इन दोनों में किसी तरह का मिरर रिलेशन ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपके डायस्ट्रियोमर्स हो गए। चलो अब बात करते हैं ए और सी में। अगर ए और सी को तुम रखोगे तो देखो ये नॉन सुपर इंपोजिबल है, ये इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा, ये इसके ऊपर नहीं होगा। मतलब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर और इसका एस है तो माय डियर इसका तुरंत चेंज होके एस आएगा क्योंकि प्लेन चेंज हो गया, और इसका आर आ जाएगा। अगर एक का आर एस और दूसरे का एस आर आता है तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आप वहां देखो जाके, ये इनैंशियोमर्स होंगे। क्या होंगे, ए और सी आपके इनैंशियोमर्स होंगे। ओके, अब बात करते हैं बी और सी में। सेम कैटेगरी यही है। देखो एक तो कॉमन है लेकिन दूसरा चेंज होगा। तो अगर इसका एस और इसका भी एस आएगा, लेकिन अगर इसका एस और इसका आर आ जाएगा, मतलब अगर इसका एस क्या कहते हैं एस एस है तो इसका एस आर आता है, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा डायस्ट्रियोमर्स होंगे। तो आप बिना कॉन्फ़िगरेशन निकाले ही आप चेक करके बता सकते हो कि वो हमारे डायस्ट्रियोमर्स या एनैंशियोमर्स होंगे या नहीं होंगे। आई बात समझ में, नोट कर लो अच्छे से।
क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ ये क्या होंगे, ये आपका सिस फॉर्म है और ये आपका ट्रांसफॉर्म है, ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांसफॉर्म है। तो माय डियर, माय बेटे, ये सिस है, ये ट्रांस, मैंने बोला सिस एंड ट्रांसार्स क्या होते हैं, ये हमारे डायस्टेरियोमर्स होते हैं। कौन से होते हैं हमारे? ये डायस्टेरियोमर होते हैं। क्लियर है? आप जल्दी से इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम मानने वाले हैं नहीं, आपको पता ही है। जब तक हम अच्छे अच्छे एग्जांपल्स नहीं देते थे तब तक हम कहां मानने वाले हैं? क्यों बेटा? चलो बात करते हैं इसमें। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल लिख लेता हूं पहले, फिर समझाता हूं आपको। आपको करते चलना है, अगर आपको आता है तो आप करते चलो। एग्जाम्पल आपको बताना है क्या रिलेशन होगा इनमें, आपको रिलेशन बताना है बेटा। क्लियर? ए और बी के बीच। सेकेंड, ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है। सॉरी, ये क्लोरीन ऐसे होगा और ये वाला चेंज होगा, है ना, Cl। Cl, ये दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है। Cl, ये आपका C है। तो आपको बताना है कि AB, AC और BC में क्या रिलेशन है। आपको बताना है AB, AC और BC में क्या रिलेशन। तो चेक करो भाई, तो आप ये देखो कि इन दोनों की बात करो, AB की बात करो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, इसका चेंज होगा। आप देखो ये दोनों कैरल सेंटर हैं, अगर इसका S और इसका R है तो इसका अब R और इसका S हो जाएगा, क्योंकि प्लेन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये RS, ये SR, इसका मतलब माई बेटे कैसा होगा? इनेंशियोमर्स होंगे। अब देखो, अगर हम A और C में बात करें तो आप देखो इसका तो सेम रहेगा, इसका चेंज होगा, मतलब कोई मेरा रिलेशन ही नहीं बनेगा, मतलब ये डायस्ट्रोमर होगा। ठीक है, BC में बात करो, यही काम BC में, इसका चेंज नहीं, इसका चेंज होगा, मतलब ये भी क्या होगा? आपका डायस्ट्रोमर होगा। आई बात समझ में? अच्छा, अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो आप इसको नोट करो, फिर अगले एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बेटा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं ये, जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो नीट का हो या जेई का हो या एडवांस का हो, मेंस का हो। ठीक है, इसकी मिरर इमेज है। आपको इनमें रिलेशन बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर है
फिफ्थ, ये हटा देता हूँ डी यहाँ से, Cl, आपको इसमें रिलेशन बताना है, Cl 6, Cl, ये Br, ये Br और ये Cl। ठीक है, आपको बताना है रिलेशन कि आपस में क्या रिलेशन शो करेंगे, पहला वाला क्या करेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां क्या क्या करेंगे। देखो बेटा, अगर आप इसको देखो इन दोनों को, तो ये दोनों आपस में सुपर इंपोज नहीं करेंगे, ये इसकी मिरर इमेज है और मिरर इमेज उठा के रखो, सुपर इंपोज नहीं करेगी, नॉन सुपर इंपोजिबल, इसका मतलब क्या होंगे, ये इनैंशियोमर्स। ठीक है, ऐसे इसको आप देखो, ये इसकी मिरर इमेज बन रही है, इसको उठाओ, इसको ऊपर सुपर इंपोज करो, क्या ये करेगा सुपर इंपोज, नहीं करेगा, इसका मतलब ये क्या होगा, इनैंशियोमर्स। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। बेटा Cl का कोई भी प्लेन चेंज नहीं हो रहा, ये तो फिक्स है, आपका केवल सिस और ट्रांस चेंज हो रहा है, और सिस ट्रांस कैसे होते हैं बेटा, डायस्ट्रोमर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर खेल थोड़ा गड़बड़ है, 1 2 3, यहां पर थर्ड नंबर पर ब्रोमीन, सेकंड पर क्लोरीन लगा हुआ है। अब देखोगे तो सेकंड नंबर पर ब्रोमीन आ गया, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन, इसका मतलब कौन से आइसोमर्स हैं, ये हमारे स्ट्रक्चरल में आ गया, ये पोजीशन आइसोमर्स है, ना कि ये कॉन्फॉर्मेशनल या कॉन्फ़िगरेशनल की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब स्टीरियो में है ही नहीं, ये तो आप कहाँ आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल में आ गए, स्ट्रक्चरल में आ गए आप। क्लियर है, तो ये आपका क्या हुआ, इसके एग्जांपल्स हो गए, आप इसको जल्दी से नोट करो। अब हम बात करेंगे इसमें डीएल सिस्टम की। एक एग्जांपल और है हमारे पास, अच्छा एग्जांपल है, उसको करा के हम बात करते हैं डी एंड एल नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ बताऊंगा डी एल नॉमेनक्लेचर, आपको कहीं भी ऐसा सिंपल इजी ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली किसी के लेक्चर्स में, आपको वो आपको मिलेगी सिर्फ अंकित सर के पास मिलेगी। ए OH OH, ये क्या होंगे आपस में, देखो अगर आप देखो तो ये इसका क्या है, मिरर इमेज है, आप देखो अगर ये इसकी क्या है, क्योंकि देखो अगर आप मिरर लगाओगे तो ये Br और चेंज हो जाएंगे, अब इसको उठा के आप इसके ऊपर रखोगे, सुपर इंपोज होगा क्या, नहीं, मतलब ये दोनों ए और बी आपस में क्या होंगे, तो ए और बी के बीच आपस में कौन सा रिलेशन होगा, इनैंशियोमर्स का रिलेशन होगा। क्लियर, तो ये हमने आज बात कर ली, फ्लाइंग वेज की बात की कि इसमें रिप्रेजेंटेशन में कैसे आरएस निकालते हैं, मेसोमर की बात किया, डायस्ट्रोमर्स की बात की, और कुछ अच्छे एग्जांपल्स किए डायस्ट्रोमर के। ठीक है, अब हम जो अगला हमारा टॉपिक है वो है डीएल नॉमेनक्लेचर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी नॉमेनक्लेचर किसको और कैसे देते हैं, उसका बेसिक क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो बेटा हेडिंग डालो डीएल नॉमेनक्लेचर या डीएल सिस्टम नॉमेनक्लेचर। हेडिंग पड़ेगा डीएल सिस्टम, डी एंड एल सिस्टम। आपको पता है डी का फुल फॉर्म डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, एल का फुल फॉर्म लीवोरोटेटरी होता है। अभी तक हम लोगों ने टीचर से पढ़ रखा कि भाई अगर OH राइट साइड में होगा तो D दे दो, लेफ्ट में है तो H दे दो, लेफ्ट में है तो L दे दो। नहीं, देखो सबसे पहली बात, जो डीएल सिस्टम होता है वो दो लोगों के लिए, दो अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, एक अमीनो एसिड के लिए अलग होता है और कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो हम डीएल नॉमेनक्लेचर को रिलेट करते हैं, जिसको हम निकालते हैं, वो निकालते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड से। देखो ग्लिसरैल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है CHO H OH और CH2OH।
तो ग्लिसरैल्डिहाइड का ये हमारा कायरल कार्बन है। इस कार्बन से OH कहां है? राइट साइड में, तो उसको बोलेंगे डी ग्लिसरैल्डिहाइड। डी ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। और अगर हम यहीं पर इसका स्ट्रक्चर ये दे दें, OH को हम लेफ्ट पे ले आए, तो इस केस में क्या बोलोगे इसको? ये हमारा हो गया L, माइनस पे लगा देते हैं, L ग्लिसरैल्डिहाइड। यार ये तो आ गया, लेकिन अगर कोई बड़ा कंपाउंड होगा तो कैसे देखेंगे? तो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट का हम IUPAC नंबरिंग करेंगे, IUPAC अकॉर्डिंग। तो IUPAC नंबरिंग करने के अकॉर्डिंग, जो IUPAC नंबरिंग करते टाइम लास्ट वाला कायरल कार्बन होगा, उससे अगर OH राइट साइड होगा तो उसको D बोलेंगे, लेफ्ट होगा तो L बोलेंगे। आप लिखो इस नोट को पहले। जैसे ये एग्जांपल है, ग्लूकोज की बात करें, CHO H OH, OH H H OH H OH और CH2OH। आप ये बताओ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है? कैसे बताओगे? तो उसके लिए आपके पास अंकित सर खड़े हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जो आपको कहीं से सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मुझे आपके फ्यूचर की चिंता है, इसलिए बेटा मैं पढ़ाते टाइम कोई भी मजाक नहीं करता, सिर्फ आपको पढ़ाता हूं, कोई भी फालतू बातें नहीं होती। आपको लेक्चर में आप देखते होंगे कोई हंसी मजाक नहीं, सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि बेटा हंसी मजाक के लिए अलग टाइम होता है, पढ़ाई के लिए अलग टाइम होता है, ठीक है ना। जब हम पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, किसी तरीका कोई भी कमेंटबाजी नहीं, कोई भी फालतू बातें नहीं। देखो बेटा एक बात समझो, आप कैसे पहचानोगे कि डी है या एल है? तो अगर कार्बोहाइड्रेट सिस्टम है तो उस कार्बोहाइड्रेट सिस्टम में हम IUPAC नंबरिंग करेंगे। देखो IUPAC नंबरिंग करेंगे तो कहां से करेंगे? जहां से प्रायोरिटी ग्रुप हमारा क्या कहते हैं, सीनियर फंक्शन ग्रुप पास पड़ता है। देखो नंबर 1 2 3 4 5 6। अगर जब नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते टाइम जो लास्ट वाला कायरल कार्बन होता है, लास्ट कायरल कार्बन ये है, ये लास्ट कायरल कार्बन है, देख लो ये कायरल नहीं, ये वाला है। तो लास्ट कायरल कार्बन से अगर OH राइट साइड में होता है तो उसको बोलते हैं D, और लास्ट कायरल कार्बन से अगर OH लेफ्ट साइड होता है तो उसको बोलते हैं L। ध्यान सुनना, ये भी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। तो अगर हमको एग्जाम्पल लिखाएं तो लिखो जरा, एक सेकेंड लिखो। इन कार्बोहाइड्रेट मैं लिख देता हूं, इन कार्बोहाइड्रेट इफ मोर देन वन कायरल सेंटर, एक सेकेंड बेटा, if more than one chiral center is present, then D and L nomenclature will be decided, यहां लिख रहा हूं बेटा, will be decided from last chiral center, और कैसे पहचानेंगे लास्ट? अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग के अकॉर्डिंग, जब हम जो लास्ट कायरल कार्बन होता है उससे अगर हमारा OH राइट साइड है तो D बोलेंगे, और लेफ्ट साइड है तो क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। ये नोट आपके बहुत काम का है, बहुत नहीं बहुत काम का नोट है बेटा, हैशटैग लगा लो इसमें बहुत सारे। क्लियर? जल्दी से नोट करो। नोट कर लो।
लेकिन अगर यहीं पर अमीनो एसिड की बात हुई तो अमीनो एसिड के केस में क्या करते हैं, देखो अब हेडिंग डालो इसमें, इन अमीनो एसिड, इन अमीनो एसिड। देखो क्या करते हैं अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड के केस में हम क्या करते हैं, देखो अमीनो एसिड में क्या होता है, हमारा अमाइन ग्रुप भी होता है और COOH भी होता है। जैसे ये हमारा अमीनो एसिड है, ये क्या है, अमीनो एसिड है। तो देखो होता क्या है, सुनो मेरी बात, अमीनो एसिड केस में हम जब नंबरिंग करते हैं, हम जब इसकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते टाइम अगर हमने, बहुत अच्छा नोट है, COOH को हमने कौन सा नंबर किस प्रायोरिटी पे रखा, सेकंड प्रायोरिटी पे रखा, और सेकंड प्रायोरिटी पर रखने के बाद हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो अगर R आएगा तो उसको हम बोलेंगे D और S आएगा तो बोलेंगे L। ये तो पहला बात हुआ, बहुत अच्छा नोट है बेटा, याद रखना। और अगर हम COOH को, ऐसा कुछ होता है कि हमें थर्ड प्रायोरिटी देनी पड़ जाए, तो अगर इस केस में R आएगा तो उसे S बोलेंगे और R आएगा तो L बोलेंगे और S आएगा तो क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, आओ यहीं पे देखते हैं, 1 2 3 4, क्या आएगा, 3 2 1, R आ गया। R का मतलब COOH को आपने सेकंड प्रायोरिटी दी है, सेकंड प्रायोरिटी देने पर R आता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये D फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। बेटा बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, पैसा वसूल चीज है माय डियर, भूलना भूल जाओगे, फुल्ली कमिटमेंट है आपसे। चलो अब देखते हैं 1, अब देखो CO सेम यहां Cl है तो 2 3 और 4, 3 2 1 अभी भी चलेगा। अब S आ गया, S का मतलब क्या हुआ, अगर तुम COOH को 3 नंबर देते हो, S आएगा तो क्या बोलोगे, उसको D बोलोगे। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, हाँ या ना, हाँ, क्लियर। तो आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की। नेक्स्ट लेक्चर हमारा किसका होगा, रसमिक मिक्सचर पढ़ाऊंगा, रसमाइजेशन पढ़ाऊंगा, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कराऊंगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बताऊंगा, क्लियर, और बताऊंगा आपको थ्रियो एरिथ्रोआइसोमर्स क्या होते हैं, ओके, और लास्ट वन आपको बताऊंगा एपीमर्स क्या होते हैं। इसके बाद हमारा कॉन्फ़िगरेशनल पूरा टॉपिक खत्म होगा, हम फिर मूव करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल में। और साथ ही मैं आपको खुशी की बात बता दूं, मैं फिजिकल नहीं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आगे स्टार्ट कर रहा हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म की, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन इंटरमीडिएट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इन सब की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आगे आने वाले टॉपिक में, बस मेहनत करनी है, मिल के मेहनत करनी है, डट के मेहनत करनी है। ओके, थैंक यू टू एवरीवन, गुड लक, बाय।